Yes, a very good morning to all of you. Today we are going to study motion of a charged particle in uniform magnetic field. आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तक हमने बात की बायो-सावर्ट लॉ की, हमने एम्पियर सर्किट लॉ की बात की कि किसी सिमेट्रिकल सरफेस से या सिमेट्रिकल लाइन इंटीग्रल को यूज करके हम सिमेट्रिकल किसी पाथ को यूज करके हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब उसी चैप्टर का थोड़ा सा अलग पार्ट है. अलग पार्ट क्यों कह रही हूँ मैं कि अब हम चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे. अभी तक तो हम करंट को लेकर चल रहे थे कि करंट अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है और कितना बनता है उसकी वैल्यू हमने डिफरेंट केसेस में फाइंड आउट करी. फॉर फाइनाइट वायर वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फॉर अ सर्कुलर रिंग वी हैव फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड. फॉर अ सर्कुलर for a solenoid we have found out what is the magnetic field at inside the solenoid, outside the solenoid. Okay, and what is the toroid के लिए भी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया. ठीक है, हर केस में हम करंट को कंसिडर कर रहे थे. करंट किसी करंट कैरिंग किसी कंडक्टर में फ्लो करा रहे थे. ठीक है, अब हमें बात करनी है कि अगर कंडक्टर नहीं होके यानी करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं हो, उसकी बजाय वहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या होगा? तो सी बात है, उस पर फोर्स लगेगी. कितनी लगेगी? तो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स उस पर कितनी लगती थी? Q इंटू ई. इतनी फोर्स लगती थी. जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती थी. ठीक, और जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगती थी. ठीक है, ये बात हमने कहाँ पढ़ी? दिस वाज द थिंग विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने ऑलरेडी बात की कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कुछ फोर्स लगती है और वो फोर्स कितनी होती है? Q इंटू ई. उस चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड या उस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने उसे रखा है. और आपने ये भी देखा कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, अदरवाइज उसकी डायरेक्शन से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा अगर वो क्या है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को रख दें तो क्या उस पर फोर्स लगेगी? पहली बात तो. ठीक, दूसरी बात, अगर लगेगी तो कितनी लगेगी? ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे अब लॉरेंट्ज फोर्स की. ठीक है, तो लॉरेंट्ज फोर्स को समझने से पहले एक बात समझिए. मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए आपको हर क्रॉस टाइप फील्ड यानी किस टाइप से है? बाहर से अंदर की तरफ. क्रॉस टाइप फील्ड से क्या मतलब होता है? आपको पता है, क्रॉस टाइप मीन्स फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड. ठीक है, कहाँ से कहाँ है? ऐसे है फील्ड. ठीक है, अब इस फील्ड में या इसको समझने से पहले एक बार यहाँ पर इस तरह से समझो कि मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर अगर आपने कोई चार्ज पार्टिकल Q यहाँ रख दिया, दिस इज एट रेस्ट. ठीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी में आपने चार्ज पार्टिकल रख दिया तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगी? तो पहली बात तो ये समझ लो कि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है तो हम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं. यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं होगा. अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा. यहाँ पर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी जब तक कि वो रेस्ट में रहेगा. ठीक है, यानी यहाँ पर फोर्स कौन सी लगेगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो लगेगी. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी. ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर दो? मोशन दे दो. ठीक है, गिव इट सम वेलोसिटी. दिस चार्ज पार्टिकल Q, it is moving with velocity
B and it is entering the electric field like this. ठीक है, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, अंदर जा रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये कुछ ऐसे जाएगा, जाना तो चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाकर ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे जाता है, ये कुछ इस तरह से सीधा नहीं जाके ये क्या हो जाता है, ये राउंड सर्कुलर शेप फॉलो करता है. किस तरह के सर्कुलर शेप फॉलो करता है, ये कुछ ऐसी सर्कुलर शेप फॉलो करता है. इस तरह से सर्कल में मोशन, देखिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है और मोशन में रहते हुए वो किसी मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास होता है, तो क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो वहां पर उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स क्या होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स. उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स. लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज क्रॉसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी. कुछ वेलोसिटी से अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है तो वहां पर जो फोर्स उस पर लगेगी दैट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स. ये लॉरेंट्ज ने फाइंड आउट की थी, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है, अब इस क्या होती है लॉरेंट्ज फोर्स और कितनी होती है, तो देखिए लॉरेंट्ज फोर्स का डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता देती हूँ मैं. फॉर्मूला होता है लॉरेंट्ज फोर्स F, L लिख रही हूँ, आगे से इसको F ही लिखेंगे. F L लिखने का मतलब लॉरेंट्ज फोर्स, या इसको कई जगह आपको मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्म में भी मिलेगा F, और बेस में B, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रही है किसी चार्ज पार्टिकल पर उसको F भी लिखा जाता है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल इनटू V क्रॉस B. ठीक, लॉरेंट्ज फोर्स FB इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. ठीक है, Q इंटू V क्रॉस B, यानी अब कोई चार्ज पार्टिकल है जिसकी मैग्नीट्यूड है Q या उसका वैल्यू है चार्ज है Q, अगर वो V वेलोसिटी से किसी B मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितनी लगेगी, FB फोर्स लगेगी. ठीक, अब एक बात और ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन V एंड B. क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन V एंड B, यानी कि V वेक्टर इज इन क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर. इसका मतलब ये है कि फोर्स F विल बी परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एंड फोर्स F विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू B वेक्टर. ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में आपको पूरी तरह से अच्छे से समझना है तो आपको वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए. उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें केवल एक ही रूल है, V क्रॉस B, या कोई भी दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो वो राइट हैंड रूल ही आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे रूल्स दे रखे हैं आप लोगों को, इनको अप्लाई करने के लिए उन बहुत सारे रूल्स पर आप नहीं जाएं, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है, कहाँ राइट हैंड रूल यूज़ करना है. ठीक है, बेटर है जहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ पर आप सीधे सीधे क्या कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज कर लें. और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, इसका ये इक्वल टू आता है C वेक्टर के, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर का मतलब है कि आप A वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां खोलेंगे और B वेक्टर की तरफ क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे. ठीक है, A वेक्टर की तरफ उंगलियां खोली और B वेक्टर की तरफ रोटेट की, तो ये कैसे आ रहा है, A वेक्टर की तरफ उंगलियां खोली और B वेक्टर की तरफ रोटेट की, इस तरह से है ये. तो ये जो थंब की डायरेक्शन है ये हमेशा आपको थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन दे देती है. ठीक है, आपको ज्यादा सारे डायरेक्शन के रूल्स देखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है वो आपके दिमाग में होना चाहिए. तो आप इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों में क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज हो रहा है. ठीक है, और आप उन क्रॉस प्रोडक्ट को आपको अगर ध्यान है तो आप इजीली डायरेक्शन निकाल सकते हैं.
ठीक है, जिन्हें नहीं ध्यान है एक बार लास्ट ईयर की आप कॉपी निकालें और उसमें से क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार चेक कर लें, देख लें वापस। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड b में, तो वहां पर फोर्स जो लगती है लॉरेंस फोर्स, वो कितनी होती है, BFB, इतनी फोर्स लगती है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन देखने के लिए उससे पहले हम जरा से इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड B, क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमने क्या किया, यहां से किसी चार्ज पार्टिकल Q को v वेलोसिटी देकर भेज दिया। ठीक, क्या किया, v वेलोसिटी देकर भेज दिया। ठीक, अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो कि कैसे है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। ठीक, तो इसमें ऐसे चार्ज पार्टिकल जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यूं, और चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर हो रहा है, यहाँ नीचे से। ठीक है, यानी अब v किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस पर्टिकुलर Q चार्ज पर। ठीक है, तो इस Q चार्ज पर फोर्स किधर लगेगी, तो वो आप देखिए। एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पर जब हम Q कह रहे हैं तो वी आर टेकिंग Q एज पॉजिटिव चार्ज। व्हाट वी आर टेकिंग, Q एज पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रहे। नेगेटिव चार्ज के लिए वैल्यू थोड़ी अलग हो जाएगी, डायरेक्शन अलग होगी, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, राइट हैंड रूल याद रखना, थंब रूल, राइट हैंड रूल हर जगह लगेगा। ठीक है, v क्रॉस b है ना, तो पहला वेक्टर क्या है, v की तरफ आप अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। ठीक, और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को खोलेंगे और सेकेंड वेक्टर की डायरेक्शन में आप उन फिंगर्स को मोड़ देंगे। ठीक है, तो जो आपका थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो क्या होगी, आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यू अंदर, ठीक, वेलोसिटी ऐसे, तो v क्रॉस b, देखो अगर मैं कहूँ यहाँ से क्रॉस टाइप है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस टाइप है और यूं आ रहा है चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है। ठीक है, तो v ऐसे आ रहा है, v की तरफ स्ट्रेच करी हमने फिंगर्स, v की तरफ फिंगर्स स्ट्रेच करी, b क्रॉस b, यानी b की तरफ हमने उंगलियां मोड़ दी। तो अब थंब किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, मेरी तरफ, इसका मतलब फोर्स किधर लग रही है, मेरी तरफ। तो देखिए यहाँ पर v क्रॉस b, तो फोर्स किधर लग रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इधर। यानी अब वो जब चार्ज पार्टिकल जो यहाँ था वो यहाँ पहुँच गया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो अब किधर मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक, ऐसे मुड़ेगा, यानी यहाँ पर फोर्स लगेगी ऐसे, तो वो इधर मुड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पहुंच जाएगा इधर मुड़ के, या यूं कह लीजिए कि यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर अब क्या होगा, वेलोसिटी कैसे है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ऐसे। ठीक, ये आपको और अच्छे से समझाती हूँ, मैं कहती हूँ, मैं पहले बता देती हूँ आपको कि चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, एक सर्कल के फॉर्म में मूव करेगा। कि भाई यहाँ से अगर वो एंटर हो गया v वेलोसिटी से, तो एंटर होते ही वो इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, और वो करता रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कब तक करता रहेगा, क्यों, और उसकी रेडियस भी फिक्स रहेगी। ठीक, रेडियस भी क्या रहेगी, फिक्स। कैसे, अब सुनो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स इधर लग रही थी। ठीक, अब चार्ज पार्टिकल यहां लग रही थी, तो चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा। ठीक, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर नहीं रही, कहां हो गई, इधर। ठीक, तो v क्रॉस b, तो अब इसमें जो डायरेक्शन लगेगी, यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो v क्रॉस b, तो यहां से ये फोर्स की डायरेक्शन, हाँ फोर्स की डायरेक्शन फिर कहाँ लगेगी, यहां से v क्रॉस b, तो फोर्स किधर लग रही है, कुछ ऐसे परपेंडिकुलर लगेगी इस वेलोसिटी वेक्टर से, तो हर जगह परपेंडिकुलर लगेगी। नहीं समझ में आ रही है,
इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम के आ रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे टेंजेंशियल होती है। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक। तो अब वेलोसिटी किधर है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो v राइट हैंड यूज करना है, v क्रॉस b, क्या करें, v क्रॉस b। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स किधर लगेगी, एक मिनट, v क्रॉस b। जैसे इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इस हैंड को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। केवल इन फिंगर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो v वेक्टर तो ऐसे, ठीक है, और b वेक्टर कैसे है, अंदर। तो फोर्स कैसे लग रही है यहाँ पर, इस डायरेक्शन में, ठीक। यानी हर पॉइंट पर फोर्स क्या लगेगी, अलग अलग डायरेक्शन में लगेगी, या यूं कह लें कि जहां पर वेलोसिटी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर लगती आएगी, ठीक। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, जब भी वो इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते ही जैसे ही अंदर जाएगा तो वो सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, और सर्कुलर मोशन का पाथ भी क्या रहेगा, फिक्स। जिस वेलोसिटी से आ रहा है उस वेलोसिटी के हिसाब से उसकी रेडियस भी फिक्स रहेगी, कि जरूर कोई एक चार्ज पार्टिकल जो कुछ कम वेलोसिटी से आ रहा है वो हो सकता है ऐसा पाथ बनाए, ठीक। थोड़ी बड़ी वेलोसिटी से आ रहा होगा तो पाथ ऐसा बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या समझा रहा है, लॉरेंस ने हमें सिर्फ ये समझाया कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर Q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर फोर्स लगेगी, ठीक। ये बात आपको जो डायरेक्शन वाली बात है ये आपको अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगी जब इससे आगे पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात कि अगर चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव, Q क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब फोर्स जो लगेगी FB दैट विल बी इक्वल टू जो डायरेक्शन आपकी आ रही है v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के बराबर, तो वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक। लेकिन अगर इफ Q इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स FB क्या आएगी आपके पास, QV क्रॉस B, यानी माइनस Q इंटू वी क्रॉस बी लिखेंगे आप, ये लिखेंगे। तो डायरेक्शन जो आपकी आएगी आपके थंब की, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी ये डायरेक्शन, जस्ट 180 डिग्री पर। या यूं कह लीजिए कि इस माइनस साइन को मैं यहाँ b क्रॉस b में इंट्रोड्यूस कर दूं, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, b क्रॉस b, क्या कर सकती हूँ, b क्रॉस v, और ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, q इंटू बी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो होगी फोर्स की डायरेक्शन, जो कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ठीक। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखें, बेहतर यही है कि आप केवल ये ध्यान रखें कि चार्ज Q जब हम रखें, माइनस Q जब हम रखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन जो हमारी आएगी उससे उल्टी मान लेंगे, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम, हमारा थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में हम फोर्स मान लेंगे। क्लियर? आप में से बहुत से बच्चों को डायरेक्शन के लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए। हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में ना भी समझ में आ रही हो, ठीक है। तो आप डाउट क्लासेस में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग आपको बता देंगे, आप पूछ लें, ठीक है। अब Q V क्रॉस B को एक और चीज लिख सकते हैं हम, क्या, ये चीज नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में आगे नहीं मिलने वाली आपको कहीं, ठीक है। आगे हम सीधे अप्लाई करेंगे इनको। चलिए चले आगे, चलो देखो अब एक बात और, क्या, FB मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी है, ठीक। A क्रॉस B होता है तो AB साइन थीटा लिखते हैं मैग्नीट्यूड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, B साइन थीटा लिख सकते हैं, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। ये भी सही है, ये भी सही है, फर्क सिर्फ कितना है
कि यहाँ पर ये दे रहा है केवल आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या दे रहा है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और ये क्या दे रहा है आपको? डायरेक्शन भी देगा ये साथ में, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अगर एंगल बिटवीन बी एंड बी क्या है? थीटा, तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। दूसरी बात, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा कितना हो जाता है? 90, तो मैग्नीट्यूड आपको एफ बी जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? दैट विल बी क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 तो क्या हो जाता है? 0। साइन 90 क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो आपको मिलेगी जब एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज 90, तो उस टाइम में, यानी v वेक्टर तो जैसे अभी मैंने केस बताया था कि b कैसे हो? क्रॉस टाइप, ठीक, और इसके परपेंडिकुलरली अंदर जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर v, ठीक है। चार्ज पार्टिकल q है प्लस q, जो कि v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया आपका, ये इस तरह से, ठीक, और वेलोसिटी वेक्टर कैसे हो गया? ऐसे, इस b वेक्टर के ऐसे जा रहा है। तो एंगल क्या है? एंगल इज 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इस केस में जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में आप सीधे सीधे फोर्स किसके इक्वल लिख देंगे? क्यू वी बी। किसके इक्वल लिख देंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी क्यू वी बी। और यहाँ पर डायरेक्शन कैसे देंगे? तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो फोर्स किधर लगेगी? इस डायरेक्शन, ठीक। तो फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी तो किधर है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, ठीक। तो फोर्स किधर लगेगी? v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो फोर्स किधर आ रही है? थंब किधर आ रहा है हमारा? इधर, यानी इस डायरेक्शन में होगी मेरी लॉरेंट्ज फोर्स FB। तो देखो ये वेलोसिटी, इन तीनों को मैं यहाँ बनाती हूँ, यहाँ वेलोसिटी v, यहाँ फोर्स FB, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यहाँ पर? क्रॉस टाइप। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक, दिख रहे हैं ये तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ बिल्कुल कि FB इज परपेंडिकुलर टू V एंड FB इज परपेंडिकुलर टू B। जो फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर लगेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी परपेंडिकुलर लगेगी। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? ये यहाँ पर तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे की बात इससे आगे वाले पार्ट में करते चलते हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स लग रही है QVB, इस QVB फोर्स के कारण यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल वो कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं आगे, ये समझते चलिए बच्चों, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। देखिए, ड्यू टू FB दैट इज इक्वल टू QVB, इस फोर्स के कारण, ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज पार्टिकल डज सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन, ठीक। कैसा पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अब वो सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो आपको देखना है यूजिंग द डायरेक्शन, ठीक। सर्कुलर मोशन होगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि हमें पता है कि जब कहीं पर सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक। तो सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन इन विच centripetal force is provided by FB। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB, ये क्या प्रोवाइड करेगी? ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जो कि रिक्वायर्ड होती है कोई भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए। यानी सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो वहां एक्ट करेगी, ठीक। और आपको अगर ध्यान है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ध्यान है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है इसको मैं लिखती हूँ FC, सेंट्रीपिटल
फोर्स, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r। कितनी होती है इसका वैल्यू होती है mv² बाय r, जहां पर m होता है पार्टिकल का मास, v होती है उसकी वेलोसिटी, r होता है v होती है यहाँ पर स्पीड, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो हर पॉइंट पर क्या होगी, उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पर ये v क्या है, उसकी स्पीड mv² अपॉन r, r क्या है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। ठीक है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, और आई कैन से द लॉरेंट्ज फोर्स। This centripetal force is provided by the Lorentz force. Lorentz force क्या करती है, ये जो required centripetal force है इसकी जगह पर वो काम करती है। ठीक है, वो काम करती है, इसका मतलब कि मैं ये लिख सकती हूँ this should be equal to QVB। FB किसके बराबर है, QVB के, तो I must write centripetal force mv² upon r, this is equal to QVB। ठीक, जब चार्ज पार्टिकल क्या हो, परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है, ठीक, उस केस में। इन दैट केस अब यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड, यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी जिससे वो एंटर हुआ था वही स्पीड आएगी यहाँ पर भी, तो v से v कैंसिल। ठीक, अब क्या रह गया, mv बाय r इज इक्वल टू QB। ठीक, या मैं यूं कह दूं, इसको कैसे कह दूं, इधर देखेंगे आगे, यहां से मैं रेडियस ऑफ पाथ निकाल दूं, r इज इक्वल टू mv बाय QB। यानी जिस सर्कुलर पाथ में कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल जिस रेडियस का सर्कल बनाएगा, वो रेडियस किस पर डिपेंड करेगी कि उस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, और कितने मैग्नेटिक फील्ड में वो जा रहा है। समझ में आई बात, यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ तो करेगा नो डाउट, उस सर्कुलर पाथ की, यानी वो सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हर किसी की रेडियस अपनी अपनी है, अलग अलग है। ठीक, तो रेडियस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस किसके बराबर होगी, उस पर्टिकुलर पार्टिकल के मास के बराबर, कि मास उसका हैवी है, जितना ज्यादा बड़ा मास होगा तो उतनी ज्यादा रेडियस होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी तो उतना ज्यादा रेडियस होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा रेडियस उतनी कम होगी, जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा उतनी कम रेडियस होगी। समझ में आई बात, नहीं आई, यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये यहाँ तक लिखने बच्चों, या समझ लें इसको, कि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, r is proportional to mass of the particle, r is proportional to radius of the circular path is proportional to velocity of the particle, radius is inversely proportional to the charge of the particle, and radius is inversely proportional to the magnetic field in which the particle is moving। okay? यानी ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या करता है, दो पार्टिकल दे देगा आपको और कहेगा कि किसकी रेडियस ज्यादा होगी। ठीक, एक अल्फा पार्टिकल दे देगा, दूसरा आपको प्रोटॉन दे देगा, और कहेगा कि किसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो किस बात पर डिपेंड करेगा कि मास किसका ज्यादा है, वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, Q किसका ज्यादा है, और B किसका ज्यादा है। तो B तो सेम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं मोस्टली, तो ठीक है, इन तीन चीजों पर ज्यादातर डिपेंड करेगी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर स्टूडेंट्स? इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसी को हम और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस रेडियस को मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, क्या लिख सकते हैं। तो इसी को मैं यहाँ लिख रही हूँ आगे, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रेडियस ऑफ पाथ इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय q इनटू b।
यानी अगर आपको मास और वेलोसिटी नहीं देकर सीधे सीधे मोमेंटम दे दे तो मोमेंटम का रिलेशन आप ऐसे निकाल लेंगे, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल पी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम क्यों कह रहे हैं कि ये इस तरह से डिपेंड हो रहा है। ठीक है, चले आएंगे यहाँ। ठीक है बच्चों, ये स्टूडेंट्स आवाज आ रही है अभी? चलिए, तो देखिए यहाँ पर तो हमने क्या कहा कि हमने चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर एंटर कराया था, यानी एंगल क्या रखा था, वेलोसिटी और बी वेक्टर के बीच में एंगल रखा था हमने 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लो ये क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड आपका, ठीक, अगर यहाँ पर किसी एंगल थीटा पर पार्टिकल जा रहा है, जरूरी नहीं वो 90 डिग्री पर एंटर करे, अब वो एंटर कर रहा है जिस वेलोसिटी से, वो जरूरी नहीं है 90 डिग्री पर एंटर करे। ठीक है, मान लो वो किसी एंगल पर एंटर करता है। ठीक, क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से किसी एंगल पर एंटर कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बनाए। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल एंटर ऐसे नहीं कर रहा है, 90 डिग्री पे नहीं कर रहा है v वेलोसिटी से, अब वो चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से इस एंगल पर एंटर कर रहा है, वो 90 डिग्री पे एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 90 डिग्री किसी एंगल पर एंटर कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड ये है v, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और ये हो गया आपका एंगल थीटा, जिस थीटा एंगल से वो क्या कर रहा है, जिस थीटा एंगल के कारण वो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस थीटा एंगल पर वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए वो एंटर कर रहा है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर जो थीटा एंगल बनाते हुए जब वो एंटर कर रहा है, तो अब यहाँ पर उसका पाथ कैसा होगा, तो यहाँ पर पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। कौन से दो कंपोनेंट, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v इधर आएगा तो v cos थीटा एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v sin थीटा। ठीक, ये कंपोनेंट है v cos थीटा, ये कंपोनेंट है v sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पर इस वेलोसिटी का कोई काम नहीं रहा, अब ये वेलोसिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो v के डायरेक्शन में और एक v के परपेंडिकुलर। ये जो v sin थीटा है, क्या v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है ना v के, और v cos थीटा दिस इज पैरेलल टू v। ठीक, तो ये जो v sin थीटा कंपोनेंट है ये क्या करेगा, ये तो परपेंडिकुलर है ना मैग्नेटिक फील्ड के, ये अब उस पार्टिकल को क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करा देगा। यानी अब वेलोसिटी v के कारण नहीं हो रहा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किस वेलोसिटी के कारण हो रहा है, इसके इस कंपोनेंट के कारण, v sin थीटा के कंपोनेंट के कारण। ठीक, और यहाँ v cos थीटा जो है, ये v cos थीटा क्या करेगा, ये उस पार्टिकल को इधर ले जाएगा, इसके जब v क्रॉस v, जब हम v और v पैरेलल होते हैं तो v क्रॉस v तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इस पार्ट पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, इस पार्ट पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। और आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि अगर कोई फोर्स नहीं लगती तो पार्टिकल जिस स्पीड से जा रहा है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वहां कंटिन्यू मोशन करता रहता है। तो इसलिए v cos थीटा के कारण पार्टिकल इधर मूव करता रहेगा सेम वेलोसिटी से। ठीक, और v sin थीटा के कारण वो सर्कुलर मोशन करेगा। यानी यहाँ पर जब किसी एंगल से चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, कुछ ऐसा हेलिकल ऐसे
से सर्कुलर मोशन तो किसकी वजह से किया, इस v sin थीटा की वजह से, लेकिन जब तक वो एक सर्कल कंप्लीट करके आए तब तक v cos थीटा उसको थोड़ा आगे ले जाता है, यानी ये क्या हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट करता है पार्टिकल, यूं सर्कल घुमा के और यहाँ पहुंचता है, क्योंकि v cos थीटा ने उसको यहाँ पहुंचा दिया और इस v sin थीटा ने उसको सर्कल घुमा दिया, यानी इस तरह का मोशन करता जाएगा, वो आगे चलता जाएगा और इस तरह का मोशन करता जाएगा, यानी उसका पाथ कैसा होगा, ड्यू टू दिस द पाथ विल बी हेलिकल, ठीक, समझ में आ गई बच्चों, समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि v sin थीटा के कारण तो वो गोल गोल घूमेगा और v cos थीटा के कारण वो सीधा चला जाएगा, तो वो सर्कल का पाथ जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसको वापस घूम के यहीं आना था, अब वो यहाँ नहीं आ पाया, क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यूं घूम के और यहाँ पहुंच गया, इतनी दूरी किसने चलाई, v cos थीटा ने, और ये सर्कल किसने घुमाया, v sin थीटा ने, ठीक, तो यानी उस केस में लॉरेंस फोर्स कहाँ पर और कितनी लगेगी, तो यहाँ पर FB सर्कुलर मोशन के लिए जो लॉरेंस फोर्स लगेगी वो यहाँ पर क्या लगेगी, Q इंटू V साइन थीटा इंटू B, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड FB विल बी इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये क्या हो जाएगी, QVB साइन थीटा, क्लियर, समझ में आ गई ये बात, ठीक, और जो रेडियस होगी क्या, मैग्नेटिक फोर्स ये होगी, तो ऑफ कोर्स सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी के बराबर होगी, QVB साइन थीटा के बराबर, ठीक, तो उस केस में जहां पर भी V हो, ठीक है, सीधा सीधा तरीका बता रही हूं आपको, जहां पर भी v हो, v की जगह आप क्या कन्वर्ट कर देंगे, v को कन्वर्ट कर देंगे v sin थीटा से, किससे कन्वर्ट कर देंगे, v sin थीटा से, ठीक है, v को कन्वर्ट किया v sin थीटा से, यानी रेडियस ऑफ पाथ हमने फाइंड आउट की थी, रेडियस ऑफ पाथ क्या था, देखिए रेडियस ऑफ पाथ r was mv by qb था, अब यहाँ पर v की जगह क्या आ जाएगा, v sin थीटा, ये आ गया आपका रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ इन विच द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, r इज इक्वल टू p sin थीटा ओवर qb, एक ही बात, मोमेंटम दे रखा हो, मोमेंटम किसी डायरेक्शन में हो तो उसका भी साइन थीटा ले लीजिए, ठीक, यानी डायरेक्शन में मूव कराने का काम, b की डायरेक्शन में मूव कराने का काम किसका है, v cos थीटा का, यानी वो जो लैटरल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किसकी वजह से, v cos थीटा की वजह से, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या सर्कुलर मोशन जो मूव कर रहा है वो किसकी वजह से, v sin थीटा की वजह से, क्लियर हो गई बात, यानी अगर पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो केवल सर्कुलर पाथ मूव करेगा, ठीक, लेकिन अगर 90 डिग्री की बजाय किसी एंगल पर वो एंटर हो रहा है तो उस एंगल की वजह से v cos थीटा वाला कंपोनेंट उसको लैटरली ले जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा, और v sin थीटा क्या करेगा, उसको सर्कुलर मोशन कराएगा, यानी वहां पर सर्कुलर मोशन के लिए जो कंपोनेंट इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, v sin थीटा, यानी जहां पर भी आप v यूज करते रहे हैं उस केस में आप v sin थीटा यूज करेंगे, क्लियर, सो आई होप विद दिस योर टॉपिक विल बी क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक, इसी पर बेस्ड जो अगला टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे, उसमें मिक्स्ड हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, यू कैन आस्क फॉर द नोट्स।